अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉलिड स्टेट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 जो कि टॉपिक है हमारे पास सिमेट्री ऑपरेशंस। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर पर वीडियो बना सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सिमेट्री ऑपरेशंस हमारे पास क्या होते हैं कि ये इस तरह के कोई ऑपरेशंस जो हम किसी क्रिस्टल पर अप्लाई करें, उस पर लगाएं तो क्रिस्टल एट द एंड अपनी असली हालत में हमारे पास वापस आए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिमेट्री ऑपरेशन इज़ एन ऑपरेशन दैट ट्रांसफॉर्म अ क्रिस्टल इनटू इटसेल्फ। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हम देखें तो हमारे पास अगर ये एक क्रिस्टल है, ठीक है, इस पर मैं सिमेट्री ऑपरेशन लगाती हूँ रोटेशन का, तो इसको मैंने 90 डिग्री तक रोटेट किया तो इसमें चेंज आ गया ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिमेट्री ऑपरेशन है। इसके बाद फिर हम इसको 180 तक कर देंगे, इसी तरह 270, और जब इस पर मैं 360 तक रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन लगाती हूँ तो हमारे पास जो क्रिस्टल है वो अपनी असली हालत में आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 360 पर रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन शो कर रही थी ये क्रिस्टल। अब सिमेट्री ऑपरेशंस के आगे हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है, ट्रांसलेशंस, रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। आज के टॉपिक में हम पहले 2 को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से पेपर लाजमी आता होता है सिमेट्री ऑपरेशंस में से, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। ट्रांसलेशन जो होती है ये हम सिर्फ लेटिसेस पे लगा सकते हैं, बाकी क्रिस्टल्स वगैरह पे हम इसको नहीं लगा सकते। और जो बाकी रोटेशन, रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन है, इन तीनों का जो कम्बिनेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है? पॉइंट सिमेट्री ऑपरेशंस। और जो इन्वर्जन होती है इसको हम सिर्फ 3D पे लगा सकते हैं, 3 डायमेंशनल पे। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशंस। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसलेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ा था, अच्छे से समझा था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पे हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन का हमारे पास फार्मूला होता है T=N1A + N2B + N3C। ये हम किसके लिए देख रहे हैं? 3 डायमेंशनल के लिए, क्योंकि इसमें 3 हम यूज़ कर रहे हैं, A, B और C। तो यहाँ पे जो N1, N2, N3 है, ये हमारे पास कोई भी इंटीजर्स होते हैं। ये हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, A, B और C। इनको ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहते हैं, इनको फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर भी कहते हैं और इनको क्रिस्टल एक्सिस भी कहते हैं। तो इनका कोई एक नाम नहीं होता। तो होता क्या है कि हमारे पास अगर एक स्पेस है कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक साइड पे देखते हैं, ये हम कोई भी स्पेस है, इसमें हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट पड़े हुए हैं, ये वाले, ये लेटेस्ट पॉइंट है। अगर हम किसी एक लेटेस्ट पॉइंट पर हैं तो हम उस पर ट्रांसलेशन लगाकर हम किसी भी दूसरे पॉइंट पर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ट्रांसलेशन ऑपरेशन इज़ symmetry operation which when applied to a latest point R results another latest point R prime which has same identical surrounding as that of the point R। यानी कि R प्राइम पर पहुंचने के लिए हम R पर कोई भी ट्रांसलेशन लगाएंगे। यहाँ अगर हम, ये हमारे पास अगर B है, ये A है और ये पॉइंट R पर हम हैं, तो हम किसी और पॉइंट R प्राइम पर जा सकते हैं इस पर ट्रांसलेशन लगाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशंस। तो रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है? ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले क्रिस्टल की दिया है कि उस पर अगर हम रोटेशन लगाते हैं, उसको हम 360 तक रोटेट करके लेके आते हैं, तो वो बिल्कुल पहले जैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि एन एक्शन दैट लीव्स एन ऑब्जेक्ट लुकिंग द सेम आफ्टर इट हैज़ बीन कैरिड आउट। तो इसकी एक एग्जांपल लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? वाटर H2O होता है हमारे पास, ठीक है। अगर इसको देखें तो दरमियान में हमारे पास ऑक्सीजन होगा और दोनों साइड पे हाइड्रोजन आटम लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं रोटेट करवाती हूँ, यानी कि अगर इसको मैं फॉर एग्जांपल नाम A और B दे लेती हूँ, जब मैं इसको 90 डिग्री तक रोटेट करवाऊँगी तो ऑक्सीजन इधर ही रहेगा, बी वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ए वाला। इस तरह जब इसको फिर कराऊंगी तो ये फिर ऐसे रोटेट होके आएगा, यानी कि जब मैं इसको 180 तक रोटेट करवाती हूँ
तो हमारे पास क्या होता है कि ये फिर एच मॉलिक्यूल आ जाता है इधर, और इधर भी एच आ जाता है, दरमियान में ऑक्सीजन ही रहता है, यानी कि सेम लाइक दिस। तो इसमें है इफ़ अ वाटर मॉलिक्यूल रोटेटेड बाय 180 अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रल पॉइंट विल लुक द सेम एज बिफोर, यानी कि अगर उसको 180 डिग्री तक उसके एक्सिस के अराउंड हम उसको रोटेट करवाते हैं तो वो हमारे पास पहले जैसा ही बन जाता है। इसी तरह अब हम देखेंगे एक सर्कल की एग्जांपल और साथ ही एक हम क्यूब की देखेंगे। सर्कल के लिए आप फ़र्ज़ कर लें हमारे पास कोई भी व्हील है, उसको उसके अंदर ये इस तरह की उसका पैटर्न बना हुआ था, वो तो आप लोगों ने देखा हुआ होगा। इसको अब हम ये एक हमारे पास लाइन है ऐसे वाली, इसके अराउंड हम इसको रोटेट करवाएंगे और देखेंगे कि कितने पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पर ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे कि ये पहले था। तो इसके दरमियान का एंगल हमारे पास कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करवा के यहाँ तक लेके आते हैं तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाता है, ये इधर 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 ऐसे, तो यहाँ पर आके ये बिल्कुल ऐसे ही हमें नज़र आएगा जैसे ये पहले था। तो इसी तरह ये मतलब जब हम इसको भी यहाँ से रोटेट करवाएंगे फिर यहाँ लेके आएंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करवाएंगे तो 6 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर ये सर्कल या फिर ये व्हील जोन सा है ये हमें ऐसा ही नज़र आएगा जैसे कि ये पहले था। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि हम निकाल सकते हैं कि इसकी सिमेट्री कितने पॉइंट्स दे रही है, कितने फोल्ड सिमेट्री है इसकी। उसके लिए फार्मूला है हमारे पास एन थीटा इज़ इक्वल टू 2 पाई। एन जो है वो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ़ फोल्ड्स हमें देगा, सिमेट्री बताएगा हमें। थीटा हमारे पास 60 है और 2 पाई इज़ इक्वल टू 360 होता है हमारे पास। तो जब हमने थीटा की वैल्यू पुट की इस फार्मूला में तो हमें क्या मिला, 60 और 360 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया, एन इज़ इक्वल टू 6। यानी कि जो सर्कल है वो हमारे पास क्या शो करता है, 6 फोल्ड सिमेट्री शो करेगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 6 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे उसकी वैल्यू वो हमेशा वैसा ही नज़र आएगा जैसे वो पहले था। अब स्क्वायर के लिए देखते हैं, ये स्क्वायर हमारे पास, स्क्वायर को जब मैंने 90 डिग्री पर इसको रोटेट करवाया तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे ये पहले था। फिर इसको मैंने 90 डिग्री रोटेट ऐसे करवाया, इसकी फिर भी वही शेप रही। फिर इसको मैंने अगेन 90 डिग्री तक करवाया, फिर भी इसकी शेप वही रही, फिर 90। यानी कि जो स्क्वायर है वो उसको जब हमने 90 डिग्री रोटेट करवाया तो वो हमें वैसे ही नज़र आ रहा था जैसे कि वो पहले था। तो इसको जब फार्मूला में पुट करके देखा तो यहाँ से हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि जो स्क्वायर है वो हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, तो एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं वो उनका जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा 1D होता है, यानी कि वो हमेशा एक लाइन के अराउंड ही मूव कर रहे होते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये हुआ कि रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो हमारे पास 1D होता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है ना वो हमारे पास 2D 3D 1D कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा हम उसको एक लाइन जो कैसे स्ट्रेट होगी, एक लाइन के अलॉन्ग ही हम उसको मूव करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। ठीक है, इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये तो हमने सिंपल एग्जांपल्स ली थी, यहाँ पे हम 3D की एग्जांपल लेते हैं कि क्या रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशंस जो हैं वो 3D पे भी अप्लाई होते हैं, यानी कि क्यूब पे। ये हमने एक क्यूब ले लिया, इसकी साइड्स के नेम रख लिए, तो ये हमने एक अपना ऑपरेटर ले लिया है जिसको हम ये यानी कि इसका ये एक्सेस है, ये इसके अराउंड हम इसको रोटेट करवा के देखते हैं। तो जब हम इस एक क्यूब को ऐसे एक लाइन के अराउंड मूव करवाते हैं तो हम देखते हैं कि वो 4 पॉइंट ऐसे होते हैं जैसे कि ये हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा ना, ऐसे ये वाला स्क्वायर आ जाएगा इसमें। तो स्क्वायर की तो हमें पता है कि हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री होती है, एक ये वाला ये वाला ये वाला, इस तरह करके देखेंगे तो ये हमें 4 फोल्ड सिमेट्री देगा। इसी तरह अगर हम इसी क्यूब को इसके डायगनल के थ्रू रोटेट करवाएं, यानी कि जो लाइन होगी हमारी वो डायगनल में से गुजर रही हो, तो ये हमें एक ट्रायंगल की तरह ये बिहेव करेगा हमारे पास, यानी कि जो जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, एक ऐसी ट्रायंगल। और यानी कि जब हम इसको एक दफ़ा रोटेट करवाएंगे तो ये वाला जी पॉइंट हमें यहाँ पे आता महसूस होगा, दूसरी दफ़ा यहाँ, यानी कि ये ऐसे इसके अराउंड ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। और 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे ये क्यूब अपनी असली हालत में हमें नज़र आएगा जैसे ये पहले था। तो अगर एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं थीटा की जो कि 120 है, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें 3 फोल्ड सिमेट्री देता है। अब ये देखें, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास 3D में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा 3D ही है,
लेकिन जब हम उसकी ये जो उसकी लाइन जो उसके अंदर पास कर रही है, जिसके अलॉन्ग उसने रोटेट करना है, अगर हम उसका वो एंगल ऑफ उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ही हम चेंज कर देते हैं तो वो डिफरेंट तरह की बिहेवियर शो करता है। इसी तरह जब हम इसको इसके प्लेन में से ऐसे गुजारेंगे इस तरह से, तो हमारे पास सिर्फ 2 फोल्ड सिमेट्री आएगी, यानी कि ये रख दिया, एक दफ़ा वो इस तरह से आएगा, दूसरी तरफ फिर वापस ऐसे आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2D शो करेगा। अब देखना यह है कि यहाँ पे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन जो है ये कितने फोल्ड तक हो सकती है। ये हमारे पास हमने देख लिया 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड। ये देखें यहाँ पे 2 फोल्ड आ गया, ये 3 फोल्ड आ गया, ये 4 फोल्ड आ गया, ये 6 फोल्ड आ गया हमारे पास। तो जो रोटेशन सिमेट्री है ये सिर्फ हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 6 फोल्ड देती है, ना ये 6 से बड़ा कोई फोल्ड हमें शो करती है और ना ही 5 करती है। अब वाई 5 फोल्ड रोटेशन सिमेट्री इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आ जाता होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्यों नहीं शो करती। यहाँ पर हम एक फिगर की मदद से ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें 5 फोल्ड वाकई एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं कर रहा। ये हमने एक कोई भी लेटेस्ट ले लिया, उसका लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास बी है, ए बी सी डी, ये कोई लेटेस्ट पॉइंट है, और इन लेटेस्ट पॉइंट पर हमने ट्रांसलेशन लगाकर हमने स्पेस के अंदर ही कोई और पॉइंट जो बिल्कुल इनके आइडेंटिकल होंगे उनको हमने जनरेट किया, वो सी प्राइम और बी प्राइम है। क्योंकि हमने ट्रांसलेशन लगा के इनको यहाँ पे जनरेट किया तो ये बिल्कुल इनके आइडेंटिकल होंगे। और जो यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि हमारा एक्सिस है, इसके अलॉन्ग वो मूव करेगा जो हमारी रोटेशन हम करवाएंगे। यानी कि लेट टी बी द ट्रांसलेशन वेक्टर एंड द लेटेस्ट हैव एन फोल्ड। ये कोई भी एन फोल्ड है, 1, 2, 3 फोल्ड हम नहीं देख रहे, हम इसको एन फोल्ड ले रहे हैं। अब देखेंगे कि ये कितने फोल्ड तक शो करते हैं। रोटेशन सिमेट्री विद रोटेशन एक्सेस पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट, जो ये है हमारे पास रोटेशन एक्सेस ये पासिंग थ्रू द लेटेस्ट पॉइंट परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन दोनों को हमने ऐसे मिलाया तो यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल थीटा बन रहा था। ये जहाँ पे ये हमें पता है कि जहाँ पे एंगल बन रहा होता है वो हमारे पास बेस बन जाती है, ये टी कॉज ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी टी कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास ट्रांसलेशन टी जो हम लगा रहे हैं ये भी कोई टी ट्रांसलेशन यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये जो बी और सी हैं इन्हीं से हमने ये 2 पॉइंट स्पेस में जनरेट किए हैं। तो लाजमी तौर पर ये जो बी प्राइम और सी प्राइम है ये कोई भी मल्टीपल इंटीजर जो होगा ना उसके मल्टीपल होंगे बी सी के। यानी कि बी प्राइम सी प्राइम क्या होंगे, वो कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बी सी होंगे। यानी कि बी सी को किसी भी इंटेग्रल चीज़ के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये 2 पॉइंट जनरेट होंगे, और जो एम होगा वो हमारे पास लाजमी तौर पर कोई इंटीजर होना चाहिए। अब बी प्राइम टू सी प्राइम यहाँ तक जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम देखेंगे कि वो क्या बनता है। वो कितना बना, टी कॉज ऑफ थीटा दिस वन प्लस दिस पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टी है ये वाला, प्लस अगला टी कॉज ऑफ थीटा, टी कॉज थीटा प्लस टी कॉज ऑफ थीटा ये वाली साइड होगी, इज इक्वल टू ये एम एज इट इज़, ये कोई इंटीजर है हमारे पास, और बी से सी तक का जो है डिस्टेंस वो हमारे पास टी है ट्रांसलेशन, तो वो हमने टी सिंपल लिख लिया। अब इसको हमने हल किया तो 2t कॉज ऑफ थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम टी के साथ हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 2 कॉज ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू एम। तो यहाँ से ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम, ये 1 इधर जाके माइनस हुआ, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यूज़ होती है हमें कहाँ तक वैल्यू देता है, ये हमेशा हमें -1 से 1 के दरमियान में वैल्यू देता है। ठीक है, इससे हटके ये हमें कोई वैल्यूज़ नहीं देता। अब हम करेंगे क्या कि इस फार्मूला के अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम पुट करके देखेंगे कि हमें कॉस की वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे -1 और 1 तक मिलती हैं। तो पहले हमने एम को 3 पुट कर लिया, 3 पुट करके देखा तो कॉस यहाँ पे जब हमने 3 पुट किया 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2/2 ये बन जाएगा हमारे पास ऐसे कि 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो कॉस की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 कॉस ऑफ थीटा, और थीटा जो है वो हम कब कॉस थीटा में कब वैल्यू 1 देता है, जबकि हमारे पास थीटा हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री या फिर 360। तो इसके लिए हमारे पास फोल्ड कितने आएंगे, 1 आएगा जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे।
इसी तरह अब हमने एम की जगह 2 पुट किया, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। और हम जानते हैं कि कॉज जो है वो 60 डिग्री पे हमें वैल्यू देता है 1/2 की। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ की पुट करेंगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने 60 पुट की तो हमारे पास 6 आ गया। इसका मतलब है कि जब हमारे पास m2 होगा तब हमारे पास जो फोल्ड आएंगे वो हमारे पास आएगा 6। इसी तरह m की वैल्यू 1 पुट करके देखा तो cos 0 आया। cos 0 90 पे होता है, 90 को हमने इस फार्मूला में पुट किया तो ये हमारे पास 4 फोल्ड सिमेट्री आई। 0 किया तो -1/2 आया जो कि 120 पे होता है, और इसको इस फार्मूला में पुट किया तो हमारे पास 3 फोल्ड आ गया। इसी तरह लास्ट वाला हमारे पास क्या आ गया, 2 फोल्ड। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि 1 से लेके -1 तक जब कॉज की वैल्यूज़ हमें पता है कि होती ये वैल्यूज़ हैं, 1 से -1 के दरमियान में हमारे पास फोल्ड कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 6। तो अब यहाँ से देखें कि यहाँ पे हमारे पास 5 फोल्ड नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमारे पास यही वजह होती है कि हमारे पास क्यों 5 फोल्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि जो n होती है, जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन, वो 1 फोल्ड 2 फोल्ड 3 फोल्ड 4 फोल्ड एंड 6 फोल्ड तक वैल्यूज़ देता है। ना तो वो 5 फोल्ड देगा और ना ही ग्रेटर देन 6 फोल्ड देगा। ठीक है, तो होपफुली लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले ट्रांसलेशन देखी कि वो क्या होती है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी, उसका हमने ओवरव्यू लिया अभी। उसके बाद हमने रोटेशन देखी कि किस किस तरह की रोटेशन होती है, रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशंस कौन से होते हैं। उसके बाद हमने फोल्ड्स चेक किए कि कौन कौन से फोल्ड्स देते हैं, और लास्ट पे हमने ये चीज़ प्रूव की कि 5 फोल्ड जो है वो रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन में एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांसलेशन के साथ। तो होपफुली लेक्चर आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी जो दो रहते हैं, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, उन दोनों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।